1950 से 2015 के बीच धर्म के आधार पर आबादी के समीकरण क्या कहते हैं, इसका जवाब लेकर आई है एक रिपोर्ट जिसे जारी किया है ईएसी पीएम यानी पीएम को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद ने, वो भी 2024 में। सब कुछ है इसमें, जैसे इन 65 सालों में हिंदुओं की आबादी में लगभग 8% की कमी आई है, मुसलमानों की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। हालांकि जैन और पारसी आबादी में भी कमी है और ईसाइयों, सिखों और बौद्ध धर्मावलंबियों में मामूली इजाफा। ढके छिपे शब्दों में इसमें धर्मांतरण भी है, ध्रुवीकरण भी और तुष्टीकरण भी, और बाकी 4 चरणों के लिए हिंदू बनाम मुस्लिम का इशारा भी। इन आंकड़ों के साथ रिपोर्ट में जिस बात का जवाब नहीं है वो है टाइमिंग का और मकसद का। और प्रश्न है कि क्या यह जनसंख्या कानून की नींव बनने वाला है और क्या ये आंकड़े सियासी जमीन पर उतरने चाहिए। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नकाल। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से रामकुमार वर्मा जी, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यशवर्धन सिंह जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अमितोष पारीख, प्रवक्ता वीएचपी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही पलों में मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर काजी असगर अली भी जुड़ेंगे। मैं शुरुआत रामकुमार जी आपसे कर रहा हूं। रामकुमार जी, 2015 तक की रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से उस पर काम 2017-2018 तक हो चुका होगा। 2024 में इस रिपोर्ट का आना क्या टाइमिंग पर सवाल खड़े नहीं करता? अश्विनी जी, स्वप्निल, जो रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, और रिपोर्ट के हिसाब से चिंता का विषय ये रह गया है कि भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस समय हमारी 2014 से सरकार आई और 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, एक ही उद्देश्य था कि विकसित भारत का सपना, समृद्ध भारत का सपना और सर्वांगीण विकास और सभी का विकास हो। ठीक है। लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट आई उससे लगा है कि आज अगर हम जिस तरह से रिलीजियस वाइज देखें तो हिंदू के आबादी में कमी आई है, परसेंटेज घटा है, मुस्लिम के अंदर बढ़ोतरी हुई है और में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये संकेत देता है कि भारत के आजादी के बाद अब तक का आंकड़ा देखेंगे तो इसमें और भी वृद्धि के मतलब हम हिंदू घटेगा और मुस्लिम 2 बढ़ेगा। सेकंड रामकुमार जी, उससे ये स्पष्ट होता है कि हमारा विकास करने का मकसद है। हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रत्येक व्यक्ति का विकास चाहते हैं, बिना भेदभाव के चाहते हैं। लेकिन तो कोई अभी बढ़े कोई घटे, राजनीतिक उससे उस परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण में पर अंतर कैसे पड़ सकता है? जी अश्विनी जी, स्वप्निल बोल आवाज रहा हूँ थोड़ी रामकुमार धीमी जी, है, मैं आपको एक बता रहा मिनट हूँ। में 2 मिनट बंद करता हूं मेरा ये। रामकुमार जी, मैं 2 सेकंड आपको रोक रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो मैं स्वप्निल बोल रहा हूँ, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विकसित भारत का सपना है तो क्या विकसित भारत का सपना सिर्फ हिंदुओं के लिए है? रामकुमार जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके विकसित भारत का सपना क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? अगर सबका साथ है तो कोई बढ़े कोई घटे, उस पर, उस विकसित भारत के सपने पे तो अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अश्विनी जी, वो मैं यही कह रहा हूँ कि विकसित भारत का सपना सभी का विकास हो, लेकिन जिस तरह का अपने इंडी गठबंधन के हैं या विपक्ष में जो पार्टी कांग्रेस रही है, उसने लोगों को विकास का काम नहीं किया। उनको चुनाव के समय जिस तरह भ्रमित किया, अभी आपने देखा कि उन्होंने आरक्षण संविधान की बातें करके एससी एसटी को बरगलाने की बात करी। अभी हमारे मुस्लिम भाइयों का विकास की बात नहीं कर रहे, वो मुद्दे नहीं, क्या मैं है, ये विकसित कह रहा हूं कैसे कि अगर करेंगे। मुस्लिम आबादी उन्होंने बढ़ी है तो ये आपके लिए खुशी की बात क्यों नहीं है? 57 वर्ष शासन जी, मुस्लिम लेकिन हम आबादी ये अगर कह रहे बढ़ी है हैं तो ये आपके ये लिए खुशी हालत की हुई, बात क्यों नहीं है? निश्चित है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, यूसीसी होनी चाहिए, और जिस तरह का नियंत्रण में जागरूकता हो नहीं नहीं और नहीं नहीं नियंत्रण हो, नहीं 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 लेकिन जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे तुष्टीकरण की रामकुमार नीति जी, के या तो आप मेरा कारण सवाल नहीं समझ रहे हैं या आप मेरे सवाल को डॉज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुस्लिम भी तो अपने ही है ना, क्या आपके सबका साथ में तो मुस्लिम भी आते हैं। तो अगर मुस्लिम आबादी बढ़ भी गई तो उसमें तो हमें मैं हमें बस यही उसको कह रहा देखना हूँ चाहिए इसी हिसाब से। अश्विनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अगर हाँ 55 करोड़ जनधन अकाउंट खोले, उनके माध्यम से बिचौलियों का, उसमें कहीं भेदभाव नहीं किया, धर्म के आधार पर नहीं हुआ, न जाति के आधार पर हुआ। जो गरीब है, जो पिछड़ा, उसको मिला। शौचालय हमने 12 करोड़ 11 करोड़ के करीब खोले, उसमें भी हमने हिस्सा सबको दिया। तो इसी तरह से अगर मान लो गैस के कनेक्शन है, आवास की योजना है, मुद्रा योजना। ठीक है, ठीक है। यशवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे है। यशवर्धन जी, देखिए, क्या सचमुच इन आंकड़ों में कोई चिंता की बात नहीं है? जी हेलो स्वप्निल जी, हाँ
हेलो, कोई नेट नेट प्रॉब्लम है? आवाज आ रही है क्या हाँ मेरी? राम कुमार जी, हम सुन रहे हैं। मेरा सवाल यशवर्धन जी से। हाँ यशवर्धन जी, क्या सचमुच इन आंकड़ों में कोई चिंता की बात नहीं है? जी। पीछे से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ स्वप्निल जी, हाँ इस विषय पर हाँ। मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्यसभा में साफ कर चुकी कि कोई चिंता की बात नहीं है। कैसे? अश्विनी उपाध्याय हैं बीजेपी के नेता, जो बीजेपी से अघोषित रूप से जुड़े हुए हैं। वो अलग अलग टाइम पे पीआईएल्स करते रहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब मोदी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए। ये पीछे से आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, तो बंद करवा दीजिए इनको। जी हाँ स्वप्निल जी, हाँ अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट गए कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाए। मोदी सरकार ने हलफनामा दिया कि जनसंख्या नियंत्रण लगभग हो चुका है। 28 में से 23 राज्यों में जनसंख्या नेगेटिव में जा चुकी है। 9 में से 8 यूनियन टेरिटरीज में नेगेटिव में जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मेघालय और मणिपुर के अलावा पूरे देश में टीएफआर 2.1 से नीचे जा चुकी है। ठीक है, पहली बात। करेक्ट है। दूसरी बात, फिर इनके राज्यसभा सांसद हैं राकेश जी सिन्हा, वो राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए 2022 में। तो फिर से जो हेल्थ मिनिस्टर थे मनसुख मांडविया जी, उन्होंने डिटेल में राज्यसभा में बयान दिया कि किसी तरह की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल सही समय पर सही तरीके से चल रहा है और केवल 5 राज्य हैं जिनमें जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है, बाकी सब में हो चुका। अब जो आपके बीजेपी के लेकिन वो 5 राज्य मेजर राज्य हैं यशवर्धन जी। जब आपने ये सब पढ़ा है तो आप ये भी जानते हैं कि वो 5 राज्य छोटे राज्य नहीं, वो 5 राज्य मेजर राज्य हैं। बिल्कुल। हाँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1971 में 5.2 थी हमारी टीएफआर, जो अब 2011 में घट के 2.2 आ गई है। केवल 0.1% ऊपर थी 2011 में, और मैं पूरी तरह श्योर हूं कि 2021 का जो आंकड़ा आएगा वो 2.1 से नीचे जा चुका है। मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं। अब स्वप्निल जी, दो सेकंड यशवर्धन भाई सवाल ले लें प्लीज। देखिए, मैं आपको 2 बातें कहता हूं। जनसंख्या को कभी तो खतरा माना गया था, तभी नसबंदी प्रोग्राम चला। और जनसंख्या मैं आप ही के फॉर्मूले पे आऊं तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये हिस्सेदारी कांस्टेंट नहीं है, इसका ग्राफ बदल रहा है। तो आप कितनी बार उस भागीदारी हिस्सेदारी करते हुए एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे? क्या ये इन आंकड़ों में नहीं है? मैं स्वप्निल जी, जो आपका सवाल है उसी के जवाब दे रहा हूं मैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 1992-93 में हुआ, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 4.4 टीएफआर पे थी, और जो 2019-21 में हुआ उसमें घट के 2.3 आ गई, यानी 50% रिडक्शन इन मुस्लिम ग्रोथ रेट। समझे आप? अच्छा। यानी 2.3 और ये अब 2.2 पे भी आ चुके होंगे। तो जिसकी जो फियर मॉन्गरिंग करते नहीं, तो फिर इसमें दूसरा पॉइंट ये निकलता है ना कि मान लिया कि जो देश में मौजूद मुस्लिम्स हैं, तो फिर जो बाहर से घुसपैठिए आए या फिर जिनका धर्म परिवर्तन किया गया, वो संख्या साथ ही साथ बढ़ी हो। आपको इन तर्कों का सामना करना है। मुझसे नहीं करेंगे तो बीजेपी से करेंगे, करना तो पड़ेगा। तो बताइए, हाँ। कोई आंकड़ा हो तो बताइए। अब ये तो हंसी की बात हो गई। हाँ। कि 10 साल से एक ऐसी सरकार जो मजबूती की बात कर रही है, मैं आपको फिर आंकड़ा दे रहा हूं। नहीं, लेकिन इन 10 सालों में से सिर्फ 1 साल उनके खाते में गया ना। 2015 तक के आंकड़े हैं जी, सिर्फ 1 ही साल उनके खाते हाँ, में गया। मैं बता रहा हूं आपको। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी ने 88,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करवाया। और 2014 से लेकर 18 तक मात्र 1700 बांग्लादेशियों को इन लोगों ने डिपोर्ट करवाया। 88,000 और 1700, ये बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है। इसलिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि मरीज ठीक होके घर जा चुका है और ये ऑपरेशन की बातें कर रहे हैं। ठीक है। जनसंख्या ऑपरेशन अभी तो एक्चुअली मैं समझ ही नहीं पाया हूं कि ऐसे वक्त पर इसके आने का मकसद क्या हो सकता है। मैं इस बात को अभी तक समझ नहीं पाया हूं। और दूसरी बात यह है कि ये किसी ने बोल के सर्वे करवाया या ये सर्वे रूटीन का प्रोसेस है, मुझे नहीं पता। काजी असगर अली अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। काजी साहब, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। ये जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, अगर मुस्लिम आबादी बढ़ी है तो मुझे तो लगता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा है जी, तो उस पर तो मैं चिंता जाहिर नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसमें सचमुच कोई चिंता की बात है या चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि होती है तो भारतीय दृष्टि से ये तो एक गलती है, चाहे वो किसी भी समाज में हो। जनसंख्या वृद्धि अगर होती है तो, लेकिन यहाँ पर जो सर्वे में आपने जो आंकड़े पेश किए गए, वो आंकड़े सरासर निराधार हैं।
जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 थे, जो मेरे भाई ने यहाँ पर अभी 1992 वाले का फर्स्ट वाले का जिक्र किया, मैं 4th का यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि उसके अंदर हिंदू पॉपुलेशन की भी गिरावट हुई है और मुस्लिम पॉपुलेशन की भी गिरावट हुई है, 2.6 और 2.1, कुल 0.5% का फर्क रह गया है हमारे बिटवीन। अगर जनसंख्या वृद्धि की गिरावट की हम बात करें तो दोनों ही समाज में तेजी से गिरावट आई है और मुस्लिम समाज में ज्यादा गिरावट आई है। जनसंख्या तो वृद्धि तो हो रही है, हिंदू समाज में भी हो रही है, मुस्लिम समाज में भी हो रही है, लेकिन जो वृद्धि दर में गिरावट है वो मुस्लिम में ज्यादा आई है। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये जो किसी प्राइम मिनिस्टर के आर्थिक सर्वे के आंकड़े नहीं है, बल्कि ये सरकारी आंकड़े हैं। NFHS 4 आप डालकर देख लें और कोई भी आपकी व्यूअर्स डालकर देख लें। आपको क्या लगता है? दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, जी, दूसरी एक चीज मैं और यहाँ पर क्लियर कर दूं कि हमारे में जो गैप है, जो महिलाओं में बच्चा पैदा करने के लिए जो गैप होता है, वो भारतीय दृष्टि से इंडिया के अंदर मुस्लिम महिला 32 महीने में एक बच्चा पैदा करती थी और हिंदू महिला 30 महीने में करती थी, और ये आते आते 2015 के अंदर बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन फिर इसमें 32 महीने के अंदर एक और चीज है, अथॉरिटी हो या ना हो, नहीं अभी तक तो आंकड़े गलत थे, अभी इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं, 2 सेकंड, इसकी ऑथेंटिसिटी हो या ना हो, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये रेशियो और प्रोपोर्शन की बात है। हिंदू महिलाओं की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम महिलाओं की संख्या कम है, तो आपको ये प्रोपोर्शन परसेंटेज अलग अलग दिख सकता है। लेकिन ठीक है, अभी तो चलो मैं आपसे सवाल लेता हूं। नहीं स्वप्निल जी प्लीज, 1000 मर्दों पर 1000 पुरुषों पर मुस्लिम महिला 943 है और 1000 पुरुषों पर हिंदू महिला 913 है, मुस्लिम महिला ज्यादा है। जबकि ये वाली स्टडी मेरे पास नहीं है, ये वाली स्टडी मेरे पास नहीं है, सरकार के पास भी नहीं के पास है। लेकिन मैं एक सवाल लेता हूं, मैं अगर इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि अगर इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कोई फैसला लेती है, मान लीजिए जनसंख्या नियंत्रण का या UCC का या किसी चीज का, क्या आपको लगता है ये रिपोर्ट उसी दिशा में बढ़ने के लिए है? और दूसरा, क्या उसका विरोध है मुस्लिम समाज को? नहीं, विरोध कुछ भी नहीं है, आंकड़े गलत है सर। आंकड़े तो जो NFHS 5 जो है वो उसका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, आंकड़े गलत हैं। ठीक है, जो जनसंख्या वृद्धि भारत के लिए खतरनाक है, ठीक है, ये हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ समझनी होगी कि जहां पर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, मुस्लिम समाज में भी वहां बच्चे पैदा ज्यादा होते हैं, चाहे हिंदू समाज में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है बिहार में, तो वहां बच्चे ज्यादा होंगे। ठीक है, हाँ, मेजर स्टेट्स की बात यशवर्धन जी कर रहे थे। अमितोष, मेरा आपसे सवाल है, इन आंकड़ों में सचमुच क्या कुछ ऐसा कुछ है जिससे डरना चाहिए? क्योंकि मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्या ऐसा कुछ है जिससे डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल निसंदेह ऐसा ही है जिसमें डरना चाहिए। क्या? एक पॉपुलेशन बॉम्ब एक्सप्लोशन आता है, इसका टर्म है। इसलिए कहा गया है कि जिस भी देश में कभी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है स्वप्निल जी, उस देश की स्थिति को देखते हुए कानून बनते हैं। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की मांग उठी है तो वो इसलिए निसंदेह उठी है क्योंकि जनसंख्या से संबंधित दिक्कतें भारत के अंदर में आ रही है, और इसलिए यूपी के अंदर और असम के अंदर में इसका कमीशन ने बिल बनाया। पर कई स्टेट्स में तो कंट्रोल में आ चुका है, ये तो खुद गवर्नमेंट ने बोला है। कौन सी स्टेट में? अब मैं बताता हूं आपको, यहाँ भारत के अंदर में यूपी, असम, बांग्लादेश, तमिलनाडु, केरला और बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक से माइनॉरिटी में आ चुके हैं, अल्पसंख्यक से। दिक्कत यह है कि जिसको 92 के अंदर माइनॉरिटी कमीशन एक्ट लाके कांग्रेस ने अल्पसंख्यक बताया था, आज वो बहुसंख्यक हो चुके हैं। आप बांग्लादेश की बात करिए स्वप्निल जी, जब बांग्लादेश 1971 के अंदर जब बनता है, इंदिरा गांधी के टेन्योर में जब बांग्लादेश बनाया गया, वहां हिंदू मेजोरिटी में थे और मुसलमान भी, लेकिन 6 साल बाद वहां पर हिंदू हो गए 6% और मुसलमान हो गए 93%। क्या हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ इन मुस्लिम, जो हमारे यहाँ पे हो रही है। और क्या हुआ? भी तो हुआ नहीं, पर फिर क्या हुआ? मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। फिर क्या हुआ? उसके संविधान को बदल के सेक्युलर कंट्री से इस्लामिक कंट्री कर दिया, रिलीजन इस्लाम कर दिया। एक भी आप बताइए कि इंडिया के अलावा आज भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा एक भी इस्लामिक देश जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है, कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है। फिर आप बात करते हैं जकत की। एक जकत एक चैरिटी फंड होता है जो 5 पिलर इस्लाम में से आता है। भारत के अंदर में उसको $0.5 बिलियन इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे चैरिटी के लिए हो रहा है। किसको चैरिटी जा रही है ये? यहाँ पर कुल मिला एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि इसमें एक बड़ा परसेंटेज वो हो जिसने धर्म परिवर्तन किया, हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वो वापसी करे। नहीं कर रहे, आंकड़ा तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। नहीं, पर आप देखिए ना, ये क्या हो रहा है कुल मिला के। आप एक निजी बात मानते हैं इसको, ये बोलते हैं हमारे फैमिली प्लानिंग है। अगर आपकी फैमिली प्लानिंग है तो फैमिली प्लानिंग तो हिंदू की भी है। और अगर हमें बात करें ग्रोथ रेट की, तो इस जो रिपोर्ट आई, हम इस पर अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं ये आंकड़े सही है या नहीं, तो आप ये बात देखिए ना कि बंगाल में क्या हुआ, जैसे ही डेमोग्राफिक कंडीशन चेंज हुई, इलीगल माइग्रेंट्स
रोहिंग्या के साथ, फैमिली के साथ जैसे भी चेंज हुई, वहां क्या हुआ, डिसाइडिंग फैक्टर मुस्लिम मेजोरिटी बन गया। और मुस्लिम मेजोरिटी के साथ क्या होता है, संदेश तो हमारा संघर्ष क्या सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर नहीं 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 नहीं, डिसाइडिंग फैक्टर के एंटी नेशनल इंटरेस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट हमारा है। यूसीसी आया, यूसीसी की बात करी गई तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो सकता है मितोष, कौन सा जो आप कह रहे हैं कि एंटी नेशनल जो गतिविधियां होंगी, नहीं वो एक कहा, मैं assumption एग्जांपल भी तो देता हो हूं ना, सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बात करी गई, किसने, एक ही पक्ष ने, एक ही समुदाय ने उसका विरोध करा। आप सीए की बात करते हैं, कांग्रेस टेनोर में भी आया था, 6 बार अमेंड हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुए, उनको यहां लाया जाएगा। किसने करा, एक समुदाय ने उसका विरोध करा। आप जहांगीरपुरी दंगे की बात कर लीजिए, ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, कौन करता है, एक समुदाय करता है। तो ये क्लियर है कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाइए और जैसे चाहे वैसे फिर देश को चलाइए। रामकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामकुमार जी, मेरा सवाल यह है, और एक तो सर मैं स्वप्निल बोल रहा हूं सर, और दूसरा आपसे मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि मकसद क्या है ये रिपोर्ट करवाने, ये रिपोर्ट बनवाने के पीछे या इस रिपोर्ट को मांगने के पीछे। और मेरे ख्याल से इस पर स्टडी 2017-18 तक हो चुकी होगी, फिर 2024 में ही इस रिपोर्ट का सामने आना, इसका मकसद क्या नजर आता है देखने में? देखो बैरागी जी, मैं पहले तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी हमारे आदरणीय भाई साहब बोल रहे थे कि ये रिपोर्ट के आंकड़े गलत है और वो कुछ आंकड़े अपने बता रहे थे। काजी असगर मैं अली, उनको कहना चाहता हूं कि ये सरकारी आंकड़े हैं और ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के आंकड़े, ऑथेंटिकेटेड आंकड़े हैं। और रिपोर्ट का आना इसलिए है कि जब देश के अंदर वातावरण सिर्फ वोटों की राजनीति करने के कारण से इन्होंने संविधान के लिए संविधान में हस्तक्षेप करने की कोशिश करके एक आरक्षण का प्रलोभन देने की बात करी कि हम धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज को आरक्षण देंगे। इस तरह के इनके स्टेटमेंट आने लगे, SC/ST को भ्रमित कर रहे थे। तो ये जरूरी हो गया कि ये हालत है, उनका विकास चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए, शिक्षा की वृद्धि चाहिए, उनका डेवलपमेंट चाहिए, जो कांग्रेस ने नहीं किया। सिर्फ वोटों की राजनीति के कारण से कांग्रेस ने उनको पिछड़े रखा। मुस्लिम आरक्षण वाली वो हवा बना रही है, उसी हवा को तोड़ने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए इसको बड़ा करेक्ट टाइमिंग पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं? बैरागी जी, जब संविधान एक प्रावधान पर किसी भी तरह का अगर प्रहार होता है, उसके पीछे हमारा कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन SC/ST OBC का आरक्षण संवैधानिक है और कहीं भी धर्म के आधार पर, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे दूसरे हो, उसके आधार पर आरक्षण का आधार नहीं है। 341 के अंदर SC का है, उसका आधार है कि अस्पृश्यता के कारण से दिया। 342 में ST का आधार है कि उनको सिविलाइजेशन से दूर रखा गया, पिछड़े वर्ग का आधार है। जब ये तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं, जब संविधान बन रहा था, रामकुमार बैरागी जी, होगी, हमारा स्पष्ट है कि विकास की राजनीति करते हैं, विकास केंद्र बिंदु है। मैं पूछना चाहता हूं कि विकास का कोई भी कार्य हमने उसमें भेदभाव किया है क्या? लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन जिस तरह का वातावरण, उनके पास मुद्दे नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, लेकिन वोट कैसे प्राप्त करें, इस भोले भाले लोगों को जिनको इन्होंने शिक्षित रखा, इन्होंने बात किया है। अगर मुस्लिम समाज के अंदर अशिक्षित रहे तो उसके जिम्मेदार कौन है? इन्होंने 57 वर्ष तक शासन किया, उनका डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? रामकुमार जी, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बताइए कि 57 वर्ष तक आपने मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आप रुकेंगे तो वो उनकी लिटरेसी कम हुई और UCC का विरोध क्यों करते हो? CA का विरोध क्यों करते हो? अरे आप इसके बाद में ट्रिपल तलाक का विरोध क्यों करते हो? प्लीज, वो तो ये तो प्रश्न उठाने पड़ेंगे ना, सिर्फ उनसे वोटों की राजनीति के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए। इस तरह का वातावरण है, आज मुस्लिम समाज भी समझ रहा है, SC/ST भी समझ रहा है, और आपको धरातल पर जगह नहीं है। यशवर्धन जी, मेरा आपसे सवाल है, यशवर्धन जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने जिस तरह से रिएक्शंस दिए कि मोदी को अपने मंत्रिमंडल के साथ बच्चे पैदा करने में लग जाना चाहिए, विपक्ष की ओर से रिएक्शन आया, ये सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। अगर इसमें कोई डर की बात नहीं है तो फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से? मैं पहले तो भाजपा प्रवक्ता को सूचना देना चाह रहा हूं कि आंध्र प्रदेश में TDP के साथ इन्होंने गठबंधन कर रखा है। इनके खुद के घोषणा पत्र में है कि 4% मुस्लिमों को आरक्षण देंगे धर्म के आधार पे। हाँ। और कर्नाटक में JDS जो है वो इनका अलायंस पार्टनर है, जिसने मुस्लिम आरक्षण दिया था, जिसके साथ ये अभी अलायंस में है। इनको मालूम ही नहीं है, ये कर्नाटक में इन्होंने हटाया था, इनके घोषणा पत्र में है। हाँ। और ये कुछ भी बोल देते हैं। अब दूसरी बात मेरी सुनिए। हाँ। नहीं, क्या आजादी की बात बताया? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप पढ़ लीजिए। नहीं, क्या घोषणा पत्र आप बताओ? नहीं, रामकुमार जी, आपके घोषणा पत्र में नहीं, आपके सहयोगी TDP के घोषणा पत्र में है 4% मुस्लिम आरक्षण। सहयोगी है और ये
आप क्या कर रहे हो? लेकिन आपके तो जो आपके शीर्ष नेतृत्व क्या एक्स में डालते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, फिर ऐसे भटक जाएगा मामला। नहीं, 2 मिनट, बोलिए 2 मिनट, आप। राम कुमार जी प्लीज मैं तो रुक जाइए। सम्मान धरे आपको राम कुमार जी, आपको सम्मान रुकना धरे होगा। कह रहा हूं मैं कि आप आपसे वास्तविकता रिक्वेस्ट पे कर रहा वोटों की हूँ, राजनीति में- मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अब रुकना होगा। लेकिन यशवर्धन जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है, मैं आपसे बार बार ये बात को पूछ रहा हूँ कि क्या अपने रिएक्शन से आप इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं बना रहे? क्या आपके रिएक्शंस बहुसंख्यकों को भड़काएंगे नहीं? आप भी तो फूंक कर कदम नहीं रख रहे हैं। मैंने जो भी बात कही वो मोदी सरकार के आंकड़ों पे कही। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि हम जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं लाएंगे। ठीक है। राज्यसभा में खुद के मेंबर, राज्यसभा सांसद का प्राइवेट मेंबर बिल विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण हो चुका है उनके हिसाब से। ठीक ये है। कोई नियंत्रण बिल लाने वाले नहीं है, ये केवल चुनावी गिमिक है। और मैं आपको लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर जब असम में काम होता है या दूसरे राज्यों में काम होता है तो वहां पर कांग्रेस विरोध में दिखी है। यशवर्धन जी, जब भी जनसंख्या नियंत्रण पर किसी स्टेट में काम हुआ जहां पर कांग्रेस की सरकार ना हो, वहां पर कांग्रेस को हमने विरोध में देखा। जैसे असम में हमने कांग्रेस को विरोध करते देखा। असम में जनसंख्या नियंत्रण बिल की जरूरत है क्या? असम में TFR रेट 2.1 से नीचे आ चुकी है पहले। ठीक है, ऑलरेडी रिप्लेसमेंट सेफर साइड एक कानून बना के अगर स्टेट गवर्नमेंट रखकर सोचना चाहती हो तो फिर उसमें कहीं कोई लोचा है। मैं सेफर साइड की अरे बात तो कोई स्टडी तो दो, कोई स्टडी तो स्टडी ये है ना, आपके आंकड़े गलत हैं। स्टडी ये है, ये बताइए, स्टडी ये है EAC, ये जो आप इसको स्टेट वाइड भी चाहते हैं। अभी पूरी रिपोर्ट एक बार आ जाने दीजिए, सारे पन्ने पढ़ना बाकी है, हो सकता है मैं कह रहा हूं मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है, मैं तो उसके आंकड़े बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। मैं काजी साहब एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। काजी साहब देखिए, देखने में क्या लग रहा है और जिस तरह से परसेंटेज को आज दिन भर दिखाया गया है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो हिंदू वर्ग है वो शांति से बैठा है और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो सुखी वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं और कुछ ज्यादा ही जी रहे हैं। इन आंकड़ों से ये प्रोजेक्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है स्वप्निल जी, हमारे यहाँ काफी टाइम से इस प्रोपेगेंडा को चलाया जाता है कि मुस्लिम जो है षड्यंत्र के रूप से आबादी बढ़ा रहे हैं और ऐसा हुआ तो ये बहुत जल्दी जो है बहुसंख्यक हो जाएंगे, ऐसा कहकर एक पार्टी खासकर बहुसंख्यकों को डराती है और फिर उनसे वोट लेती है। 3-4 बच्चे होना और ये नॉर्मल है। जिस तरह से मेरे भी कई दोस्त हैं जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं। आप विश्वास मानिए। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। हाँ नहीं, एक बात समझे कि अगर 3-3, 4-4 बच्चे होते तो इसकी आबादी के आंकड़े बता रहे हैं। ये जैसा कि सर ने कहा कि ये मेरे आंकड़े नहीं है, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं। उनके आंकड़े वो बता रही है कि तो अब सरकार का एक ऐसा हिस्सा जिसका काम ही है सर्वेस करना, उसने एक स्टडी करके दिया है और अलग कंट्रीज के साथ मिलकर करके दिया है और उसका काम है कि सरकार जो नीतियां बनाएंगी उसके लिए आंकड़े मुहैया कराना। तो ये आंकड़े मुहैया कराएं, ये भी तो सरकारी हैं। काजी साहब तो मबनी नहीं है फिर। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर पॉपुलेशन है उसकी वृद्धि हम सबके लिए खतरा है, तो क्यों फिर साक्षी महाराज और साध्वी प्रज्ञा और ये साध्वी प्राची और मोहन जी भागवत जी सब ये कहते हैं कि हिंदुओं को महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। तो ये तो फिर देश के लिए हानिकारक होगा ना जब इस तरह का आप अपील करेंगे। कहीं किसी मुस्लिम कोई अपील नहीं करता। इसके विरुद्ध जो पढ़ी लिखी महिलाएं उन्होंने अपने आप में अंतिम पोर्शन में अमितोष एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, फालतू के स्टेटमेंट्स की मैं कोशिश करता हूं कि मेरी डिबेट में जगह ना हो और फालतू के बयानों पर पॉलिटिकल चर्चाएं हो, उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। मसला क्या हो गया है कि ये चीजें मुझे लग रही हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही हैं। मुझे रिएक्शन वाइज ऐसा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? नहीं स्वप्निल सर, बात ये है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है ये, एक पर आया चुनावों के टाइम पे। नहीं चुनाव देखिए, टाइमिंग क्या सत्य बदल देगी? वेदर अ टाइम कैन चेंज द ट्रूथ ऑफ द कंट्री? नहीं होगा ना। जो स्टैटिस्टिक्स है, जो फैक्ट्स है, जो इश्यूज है, वो आज भारत भी फेस कर रहा है, वो यूरोप भी फेस कर रहा था जो बहुत सेक्युलर बन रहा था, वो जर्मनी ने भी फेस किया है, वो टर्की ने भी फेस किया है जहां पे 0.3% क्रिश्चियन रह गए क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई थी। आप ही देखिए कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड इशू है। नेपाल में ये कारण नहीं हो सकता ना? नेपाल में हिंदुओं के घटने का कारण दूसरा है। तो ये तो कोई मतलब हम किस चीज से मिला रहे हैं? हम इस चीज पे बात कर रहे हैं। देखिए ये आंकड़े हैं, आंकड़े ये बताया गया कि हिंदू की घटोती हुई, मुसलमान पक्ष में बढ़ोती हुई। नेपाल में हिंदू घटे, नेपाल में हिंदू घटे, वहां कारण मुस्लिम नहीं है।
वहां कारण और भी हो सकते हैं ना, वहां कारण और भी हो सकते हैं, चाइना इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, वहां पे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, इफ यू टॉक पर्टिकुलरली अबाउट इंडिया स्वप्निल सर, तो हम यही बात करेंगे कि जब देश आजाद हुआ था तब तो आपके 0.2% थे, आज आपके उससे बढ़ गए। आपके जब पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे तो 1.6 बिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ 2050 में 2.76 बिलियन मानी जा रही है, मतलब 76% इंक्रीज। और जहां जहां बढ़ोतरी हुई है वहां इशू आ रहे हैं ना, चाहे रिसोर्सेस में हो, चाहे डेमोग्राफिक कंडीशन में हो, चाहे रिलीजन फैक्टर्स हो। सरकारी स्तर पर जनगणना 1961 से शुरू हुई है, ठीक है। ये आंकड़ा कहाँ से लिया है? ठीक है, व्हाट्सएप बताइए अमितोष। क्या भैया आंकड़े कहाँ से लिया है स्वप्निल जी? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ ना तो अमितोष। जिस तरह से आप आंकड़े लेके आए थे, आपने तो फैक्ट कहा, मैंने कहा ऐसा अजम्पशन मान के चलते हैं कि 1.6 बिलियन ग्रोथ जो मुस्लिम पॉपुलेशन की थी वो आज 2050 में अगर उस गति से चली तो 46 आपके कितने हो जाएगी, 2.76 बिलियन हो जाएगी। और एक बार बताइए कि क्या इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है? क्या सिर्फ वही तो बढ़ रही है जहाँ मुस्लिम और दूसरे मिक्स रिलीजन से मिक्स कल्चर। ठीक है, अभी एक्चुअली होता क्या है, मैं लास्टली एक बात कहना चाहता हूं कि जो फिगर्स होते हैं वो वर्ड्स से ज्यादा लाउड बोलते हैं। मैं काजी साहब, अब मैं आपको रोक रहा हूं। फिगर्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये कहा जाता है कि फिगर्स वर्ड से ज्यादा जोर से बोलते हैं, और उसी यही यहां पर हुआ है, फिगर्स वर्ड से ज्यादा बोल रहे हैं। अब इसमें जिसको अपने हिस्से का सच जो भी लगता है फिलहाल वो उसके साथ रहे, क्योंकि इस पर तो अभी और भी बहसें आगे होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।